हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 को हिस्ट्री को, जिसमें हम लोग देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता और चैप्टर को हम लोग देख रहे थे ईंट मनके तथा अस्थियां। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। तो इस चैप्टर से हम लोग सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करेंगे, जिसमें आज हम लोग समाधान के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के समाधान की व्यवस्था थी, किस प्रकार के शवों को मृतक जो मृत शरीर रहता था उसको किस तरह से दफनाया जाता था और अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता था। तो समाधान का अध्ययन सामाजिक विभिन्नता का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो आइए देखते हैं, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि समाधान किस प्रकार से सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण अध्ययन होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिस्र में विशाल पिरामिड राजकीय समाधान थे और इसमें राजाओं के मृत शरीर को बहुमूल्य वस्तुओं और धन संपत्ति के साथ दफनाया जाता था। मिस्र के जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही थी। तो मिस्र में विशाल पिरामिड जो विशाल पिरामिड है, राजकीय समाधान के जो थे विशाल पिरामिड, उसमें राजाओं का जो मृत शरीर मिला है, वो राजाओं के मृत शरीर के साथ बहुमूल्य वस्तुओं का भी साक्ष्य मिला है। और उसके साथ इससे अनुमान लगाया जाता है कि बहुमूल्य वस्तु मृत राजा का जो मृत शरीर होता था उसके साथ बहुमूल्य वस्तु और धन संपत्ति को भी दफनाया जाता था साथ में। तो इसमें से कुछ पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे और हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरा स्थलों से जो समाधान मिले हैं उससे स्पष्ट होता है कि मृतकों को समान रूप से गर्तों में यानी गड्ढा खोद करके गड्ढों में दफनाया जाता था। और हड़प्पाई समाधानों का अध्ययन करते हुए पुरातत्वविदों को अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर हुई है और सभी समाधान गर्तों की बनावट एक जैसी नहीं थी, अलग अलग थी। सभी समाधान गर्तों का बनावट में भिन्नता दिखाई पड़ रही थी। और इस तरह से एक तांबे का दर्पण को दिखाया गया है। यहाँ इस मानचित्र में आप देख सकते हैं तांबे का दर्पण है। तो ये समाधान जो प्रक्रिया है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने का एक प्रक्रिया है और इसके माध्यम से हम सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में जो समाधान मिला है, जो शव को दफनाया हुआ जो अवशेष मिला है, गड्ढों में खोद करके यहाँ पर दफनाया जाता था, गर्त में खोद करके दफनाया जाता था सबको। और सब एक जैसा नहीं थी, सभी गड्ढों का बनावट एक जैसी नहीं थी, अलग अलग थी, विभिन्नता थी, इसमें भिन्नता थी। अधिकांश समाधान गर्तों को बनावट सामान्य थी, किंतु कुछ की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी, ईंटों से। तो ईंटों की चिनाई कुछ थी और कुछ समान तरीके से था, समान गड्ढा था। और गर्तों की बनावट में पाई जाने वाले जो विविधता मिला है तो गर्त के बनावट में, तो विविधता से पता चलता है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः हड़प्पाई समाज में विभिन्नताएं विद्यमान थी और ईंटों की चिनाई वाले गर्त उच्च अधिकारी वर्ग राजाओं के लिए हुआ करता था, उच्च वर्ग के लोगों के लिए हुआ करता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ईंट का जो चिनाई किया गया था गर्त, उसमें बड़े बड़े राजाओं का या फिर उच्च घराने का जो लोग रहते थे उनके लिए उस तरह की व्यवस्था होगी। तो समाधान गर्तों में शव समान रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। उत्तर और दक्षिण दिशा में सबको दफनाया जाता है। आज भी हम लोग के रीति रिवाज में सबको उत्तर दक्षिण दिशा में ही दफनाया जाता है। तो कुछ कब्रों में शव मृत भांडों और आभूषणों के साथ दफनाए गए मिले हैं, और कुछ शव के साथ मृत भांड मिला है, कुछ आभूषण भी मिला है, इस प्रकार का साक्ष्य मिला है। कुछ में तांबे का दर्पण मिला है, जो अभी पिक्चर में हमने अभी दिखाया तांबे का दर्पण, इस तरह का तांबे का दर्पण का साक्ष्य मिला है सब के साथ, जो इस सब के साथ को सबों के साथ में दफनाया हुआ मिला है गर्तों से। तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि यह सबके साथ इस तरह जो दैनिक कार्य में जो वस्तुएं लाया जाता था उसको भी उसके साथ दफनाए जाते थे। तो कुछ तांबे का दर्पण मिला है, सीप और सुरमे की सलाइयां भी मिली है इसके साथ। और समाधानों से स्त्री पुरुष दोनों का आभूषण उपलब्ध हुए हैं और कुछ समाधानों से बहुमूल्य आभूषण और अन्य सामान भी मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय आभूषण भी साथ में सबके साथ दफना दिया जाता था।
तो हड़प्पा में एक कब्र में ताबूत भी मिला है। एक शव के साथ एक कब्र में ताबूत का भी साक्ष्य मिला है। और 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में जो उत्खनन हुआ है 1980 के दशक में, तो पुरातत्वविदों को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों की उपलब्धि भी हुई है। और एक समाधान में एक पुरुष की खोपड़ी के पास से एक ऐसा आभूषण मिला जिसे शंख के 3 छल्लों, एक प्रकार का उपरत्न था ये जैस्पर के मनकों को सैकड़ों छोटे छोटे मनकों से बनाया गया था। कालीबंगन में कंकालों के अवशेष नहीं मिले, बंगन से कंगाल का कोई अवशेष नहीं मिला है। यहाँ छोटे छोटे वृत्ताकार गड्ढों में राखदानियां तथा मिट्टी के बर्तन मिले हैं और कुछ गड्ढों में हड्डियां एकत्रित मिली है। लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल में साथ साथ दफनाए गए महिला और पुरुष मुर्दों के कंगालों के जोड़े पाए गए हैं। तो इस तरह से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उस समय सती प्रथा की प्रचलन थी, इसीलिए एक साथ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि महिला पुरुष का जो साक्ष्य मिला है मुर्दों में, जो कंकाल मिला है, उससे इस तरह का अनुमान लगाया जाता है। तो सबों को सावधानी पूर्वक अंतिम संस्कार करने और आभूषण और प्रसाधन सामग्री उनके साथ जो रखे गए थे, तो ये सब तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। मरने के बाद भी उनका जीवन में विश्वास था। किंतु कुल मिलाकर विद्वान इतिहासकारों का यह विचार है कि संभवतः हड़प्पाई लोग शवों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। तो इस तरह का साक्ष्य से अनुमान लगाया गया है पुरातत्वविदों के द्वारा। उसके बाद सामाजिक विभिन्नताओं को सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का अस्तित्व जानने के लिए हम विलासिता के वस्तुओं को भी खोज करेंगे। शव के द्वारा भी हमें पता चला कि एक जैसे गड्ढे नहीं थे, गड्ढे में कुछ जो गर्त बनाए जाते थे शव को दफनाने के लिए, वो डिफरेंस उसमें पाया गया, विभिन्नता पाया गया है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि जो उच्च कोटि के गड्ढे, इसको उच्च कोटि के तो नहीं बोलेंगे, ईंट का जो चिनाई का जो किस्म का जो गड्ढा बनाया गया था उसमें राजाओं को दफनाया जाता होगा, या उच्च घराने के जो लोग थे उसको उनको दफनाया गया होगा, इस तरह का अनुमान। तो इस तरह की विभिन्नता देखने को मिला। और विलासिता की वस्तुओं की खोज एक माध्यम है सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की। और एक अन्य विधि है कि ऐसी पुरातत्वविदों का अध्ययन जिसे हम पुराविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। तो सामाजिक विभिन्नताओं का अस्तित्व का पता लगाने की एक अन्य विधि विलासिता है। और विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना है सावधान से उपलब्ध होने वाली पुरातत्व वस्तुओं का अध्ययन करके पुरातत्वविद उन्हें दो वर्ग में विभक्त किए हैं। 2 वर्गों अर्थात उपयोगी और विलास की वस्तुएं। जो उपयोगी के लिए वस्तुएं होती है और जो विलासिता के वस्तु होती है, उसको 2 वर्ग में किया गया है पुरातत्वविदों के द्वारा। प्रथम वर्ग जिसको हम बोलेंगे उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हुआ करती थी उसको, जैसे चक्कियां हो गया जिसको दैनिक उपयोग में लाया जाता था, मृदभांड हो गया, सुइयां, झावा, ये सब दैनिक उपयोग में लाने वाले वस्तुएं थी। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे समान पदार्थों से सरलता पूर्वक बनाया जा सकता था। तो इस प्रकार की वस्तुएं सामान्यतः सभी हड़प्पाई पुरा स्थलों से प्राप्त हुई है। जितने भी हड़प्पाई पुरा स्थल है सभी जगह से सामान्य रूप से इसको चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा, इस तरह की जो उपयोगी वस्तुएं थी उसको पाया गया है, साक्ष्य के रूप में मिला है। विलासिता की वस्तु की अगर हम बात करें तो विलासिता के अंतर्गत महंगी जो वस्तुएं हुआ करती थी, दुर्लभ वस्तुएं सम्मिलित थी जिनका निर्माण स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों द्वारा तैयार किया जाता था, जटिल तकनीकों से बनाया जाता था। उस तरह की भी वस्तुएं का साक्ष्य मिला है। जैसे फयांस हो गया, फयांस जो घिसी हुई रेत होता था अथवा बालू एवं रंग तथा चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था, उसी को फयांस बोलते हैं। बालू और रंग और उसमें चिपचिपा पदार्थ को मिला करके उसको पका करके बनाया जाता था, उसको फयांस बोलते हैं। और इसे बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, फयांस को बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। तो इस प्रकार का भी साक्ष्य मिला है। और पहले वर्ग के रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित जो थी उसमें,
तो ये फ्यान से बना एक पात्र है, आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत महंगी हुआ करता था, बहुत महंगा हुआ करता था फ्यांस, और इसको जटिल प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता था। घिसी हुई रेत या फिर बालू और रंग और चिपचिपा पदार्थ को मिला करके इसको पका करके बनाया जाता था। और बनाने की जो प्रक्रिया थी फ्यांस की, बहुत जटिल प्रक्रिया के द्वारा इसको बनाया जाता था। तो इस प्रकार से इसको महंगा एक वस्तु के रूप में आता था। और ये दैनिक वस्तुओं में, उपयोगी वस्तुओं में इसको नहीं बोलेंगे, इसको विलासिता की वस्तु के रूप में इसको बोल सकते हैं। विलासिता के रूप में था, क्योंकि इसको बनाने की प्रक्रिया समान लोगों की बस की बात नहीं थी। सभी लोग इसको नहीं खरीद पाता था, सभी लोग इसको नहीं अपने पास रख पाता था। तो ये, क्योंकि ये बहुत महंगी होती थी, और महंगे होने का कारण था कि बनाने का जो प्रक्रिया था बहुत जटिल प्रक्रिया था। तो इस प्रकार से फ्यांस के से बनाए गए छोटे छोटे कलात्मक पात्र, जिसका प्रयोग संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में किया जाता था, और मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उपलब्ध हुए हैं। कालीबंगन जैसी ऐसी छोटी छोटी बस्तियों में से फ्यान से बनी कोई भी वस्तु नहीं मिली है। तो इससे पता चलता है कि विभिन्नताएं थी हड़प्पा काल में, क्योंकि कहीं से फ्यान जैसी वस्तुएं मिली है, कहीं से नहीं मिली है। तो इस तरह की विभिन्नता थी, और ये छोटी छोटी बस्तियों से नहीं मिली है फ्यांस। और इसी प्रकार सोना भी संभवतः दुर्लभ एवं मूल्यवान वस्तुओं के अंतर्गत आता था। और हमें याद रखना चाहिए कि हड़प्पाई वस्तुओं से, हड़प्पाई पुरास्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण जो होते थे संचय, स्वर्ण आभूषण जिसको बोलेंगे, जिसको सावधानीपूर्वक मुख्य रूप से घड़े जैसे पात्रों में रखी गई वस्तुओं के लिए संचय का शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो संचय का शब्द का हम जो प्रयोग कर रहे हैं, वो इकट्ठा घड़े जैसे कोई पात्र होता था, उसमें उसको उस तरह के वस्तु को रखा जाता था, संचय किया जाता था, एकत्रित किया जाता था। तो ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते हैं। और धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के भी किसी कारणवश मूल स्वामी द्वारा पुनः प्राप्त न किए जाने पर ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते थे जब तक किसी पुरातत्वविद द्वारा इनकी खोज न कर ली जाती थी। तो इस प्रकार की साक्ष्य जो है कालीबंगन से नहीं मिला है। और निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि हड़प्पाई समाज में विभिन्नता विद्वान थी, किंतु उनका आधार मुख्य रूप से आर्थिक था। हड़प्पाई समाज का जो मुख्य आधार था मुख्य रूप से आर्थिक था, और उसमें विभिन्नता विद्वान थी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो शिल्प उत्पादन में आभूषण की अगर हम बात करें तो निर्माण कार्य हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का एक उल्लेखनीय व्यवसाय था। आभूषण का निर्माण करना, सोने चांदी रत्नों आदि से अत्यधिक सुरुचिपूर्ण एवं कलात्मक आभूषण बनाए जाते थे। और मालाएं बनाना हड़प्पा निवासियों का मनपसंद व्यवसाय था। माला को दिखाते हैं, उस समय का जो माला बनाया गया था, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा वासियों के द्वारा ये जो माला बनाया गया था, उस समय हड़प्पा वासी का एक मनपसंद व्यवसाय था। मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और लोथल में विशाल संख्या में हड़प्पावासी इस कार्य से जुड़े हुए थे, जो माला बनाते थे, और उनको मनपसंद व्यवसाय था माला बनाने का। और चूंकि मालाएं बनाने में अकीक, लाजवर्द, सुलेमानी पत्थर तथा नीलम जैसे बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग होता था, तो संभवतः प्रत्येक रत्न की मालाएं बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रवीण कारीगर हुआ करते होंगे। सुक्ति शिल्प भी इस काल का एक विकसित व्यवसाय था। समुद्र के किनारे बसे हुए शिल्पी सुक्तियों, सीपियों, कौड़ियों आदि से पेटेंट अंगूठियां, कंगन, जड़ाऊ गहने और मनके मालाएं आदि भी बनाए जाते थे। तो माला के अलावा मनके भी बनाए जाते थे, कंगन बनाए जाते थे, अंगूठी बनाए जाते थे, पेटेंट बनाए जाते थे। तो इस प्रकार के आभूषण उस समय बनाए जाते थे। मनके बनाना सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। मनके अकीक, नीलम, स्फटिक और क्वार्ट्ज और सेल खड़ी जैसे पत्थरों, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं और शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी आदि से बनाए जाते थे ये मनके। और इन्हें चक्राकार, गोलाकार, बेलनाकार, ढोलाकार कई रूप में बनाए जाते थे। खंडित करके इसको खंडित जैसे अनेक आकारों में बनाया जाता था। मनकों को उत्कीर्ण अथवा चित्रकारी के माध्यम से
सुसज्जित किया जाता था। कुछ मनकों पर रेखा चित्र भी उकेरे जाते थे। तो इस तरह के मनके बनाने सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, मनके बनाना। और पदार्थों के अनुसार मनके भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते थे। सिलखड़ी जैसे अत्यधिक मुलायम पत्थर से मनके बनाने का काम सरलता पूर्वक किया जाता था। जो मुलायम पत्थर हुआ था उसे आसानी से बन जाता था, सरलता से बन जाता था। सिलखड़ी के चूर्ण पाउडर से लेप तैयार किया जाता था और उसे सांचे में डालकर विविध आकार के मनके तैयार किए जाते थे। तो विभिन्न पुरा स्थलों से सिलखड़ी के सूक्ष्म मनके उपलब्ध हुए हैं और इस सूक्ष्म मनकों के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक अभी भी पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। आज जैसा कि आप हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, और इस हड़प्पा सभ्यता में मनके और समाधान और सामाजिक जो विभिन्नता थी हड़प्पा सभ्यता के, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि समुद्र तट के समीप स्थित नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियों में सुंदर मनकों, सुक्तियाँ, सीपियाँ, कौड़ियाँ आदि से सुंदर आभूषण का निर्माण किया जाता था। यहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक पहुँचाया जाता था। इसी प्रकार चनहोदरे तथा लोथल से तैयार माल जैसे मनके आदि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जैसे विशाल शहरी केंद्रों में पहुँचाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की शिल्प तथा उद्योग संबंधी प्रतिभा उच्च कोटि की थी। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, देखिए आपको हम बर्तन भी दिखा रहे हैं। देखिए उस समय का बर्तन बनाया गया था और ये बर्तन है तांबे तथा कांसे का ये बर्तन है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों को शिल्प तथा उत्पादन संबंधी प्रतिभा जो थी बहुत उच्च कोटि की थी। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मूर्तियां बनाना, औजार एवं हथियार बनाना, सूत एवं ऊन की कताई, ऊन की भी कताई, सूत की कताई भी करना उनका एक मुख्य व्यवसाय था। बुनाई और रंगाई करना, आभूषण बनाना, मनके बनाना, लकड़ी का सामान विशेष रूप से कृषि संबंधी उपकरण, बैलगाड़ी तथा नौकाएं बनाना, ये सब उनका महत्वपूर्ण व्यवसाय था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट, ये सब जो भी जगह है, पूरा स्थल जगह है, शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चनहोदड़ो की छोटी सी जो बस्ती थी वो 7 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत थी। चनहोदड़ो लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। तो शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल, विभिन्न प्रकार के शिल्प उत्पादनों के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता थी, जैसे कि चिकनी मिट्टी, पक्की मिट्टी, तांबा, तीन, कांसा, सोना, चांदी, शंख, सीपियाँ, कौड़ियाँ, तो विभिन्न प्रकार के पत्थर, ये सब कच्चे माल की आवश्यकता हुआ करती थी। सेल, खड़ी, मिट्टी के बर्तन, सुइयाँ, फ्यांस और तकलियाँ, मनके, सुगंधित पदार्थ, कपास, सूत, ऊन और विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, हड्डियाँ, घिसाई, पॉलिश, शिल्प उत्पादन के लिए ये सब महत्वपूर्ण थे, आवश्यक थे। कच्चा माल प्राप्त करने के स्रोत में हो गया जैसे विभिन्न शिल्प उत्पादों के लिए आवश्यक कच्चा माल अनेक उपायों द्वारा प्राप्त किया जाता था। बहुत तरह तरह के उपायों के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता था। जैसे स्थानीय स्तर पर कुछ उपलब्ध थे उससे प्राप्त किया जाता था। कुछ जलोढ़क मैदान के बाहर से मंगवाया जाता था। जलोढ़क मैदान जो जल के द्वारा बहा करके और मिट्टी को बिछा दिया जाता है, तो उसी मैदान को जल के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ को बहा करके और बिछा दिया जाता, उस मैदान को जलोढ़ का मैदान कहते हैं। तो वहां से कुछ मंगवाना पड़ता था। और इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादन के लिए उपमहाद्वीप और बाहर के कच्चा माल अनेक उपायों द्वारा प्राप्त करते थे। तो शिल्प उत्पादन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था हड़प्पा वासियों का। तो हम लोग देख रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग मोहरे लिपि तथा वाट को, मोहरे को देखेंगे और मुद्रांकन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।